अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर है। आपको जैसे कि पता है कि शेख ज़ायद में तनख्वाहों के मामलात पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ तक कि बात स्ट्राइक तक आ गई है, हड़ताल तक आ गई है, मरीज़ों के लिए दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज़ और पैरामेडिकल स्टाफ सारे जो हैं, उन लोगों में से किसी को भी अभी तक ना तनख्वाह मिली है, ना ही मरीज़ों के लिए दवाइयाँ अवेलेबल हैं। तो इस मामले में हमने सोचा आपको डिटेल वीडियो बनाकर ये बताएं कि यहाँ के एम्प्लॉइज़ के क्या मामलात हैं, पेशेंट्स के क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं और इन सब का गुजारा कैसे हो रहा है। तो आइए आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद इकबाल। अच्छा जावेद साहब, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और क्या आपकी नौकरी है? मैं सर पल्मोनोलॉजी वार्ड में हूँ, मैं वार्ड बॉय हूँ। अच्छा, और कितने अरसे से आप शेख ज़ायद में काम कर रहे हैं? मुझे सर 2007 से आया था मैं। 2007 से आए थे। तो कितने अरसे से आपको तनख्वाह नहीं मिली? सर ये एक साल ही हो गया, बिकॉज़ हर 2 माह बाद देते हैं, हर 2 माह बाद देते हैं। अब जो 2 माह तो हो गए, अब तीसरा माह ये चढ़ गया, खत्म होने वाला है ये भी। तो आखिरी 3 महीने से आपको तनख्वाह नहीं मिल रही? हाँ जी, नहीं मिल रही। तो अब तनख्वाह नहीं मिल रही तो आप गुजारा कैसे कर रहे हैं? सर बहुत मुश्किल है गुजारा करना। अब तो बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, 3 महीने की फीस दी ही नहीं थी, नई किताबें ना ली हैं, नहीं कुछ लिया। ये गत्ता वगैरह गुजारा करता हूँ, गत्ते को उठा के, ये बोतलें वगैरह उठा के बेच के इनसे गुजारा कर रहा हूँ। कुछ वार्ड में जो मरीज जाते हैं वो कुछ दे जाते हैं, कुछ खिदमत कर जाते हैं, बस उसी से कुछ थोड़ा बहुत गुजारा कर रहे हैं। बाकी कोई ऐसा बंदा नहीं छोड़ा जिससे नहीं मांग के गुजारा किया। बहन से, भाई से, सबसे मांग के देख लिया, वो भी कहते हैं भाई हमारे पास नहीं है। यानी उधार मांग के या ये एक्स्ट्रा काम आप बोतलें बेच के जो है अपना गुजारा कर रहे हैं। इसके अलावा तनख्वाहों के मामले में क्या कहते हैं आपको? सर हमारी तो गुजारिश ही है, मेहरबानी उनको कि हमारे हाल पर रहम करें। मेहरबानी है, जो भी हो सकता है, जिस तरह से भी हो सकता है, हमें चाहे वहाँ बिठा लें या जैसे भी हो सकता है, मेहरबानी हमें तनख्वाहें दी जाएं ताकि हमारा जो गुजर बसर हो रहा है वो तरीके से हो, ताकि ये ना हो कि हम किसी के सामने हाथ फैलाएं और हमारा जो गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। चलिए शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इस तरह के जो सफ़ेदपोश इंसान हैं जो मांगना नहीं चाहते, लेकिन हालात ने इतना मजबूर कर दिया है कि वो ना चाहते हुए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाने पे मजबूर हो गए हैं। अब ये शख्स नौजवान है, अपनी मुलाजमत करता है, लेकिन इसको अपना गुजारा करने के लिए ये एक्स्ट्रा बोतलें इकट्ठी करके बेचनी पड़ती हैं। चोट लगी हुई है, वो बड़ी मुश्किल। 1000 रुपया मेरा लग रहा है, 400 रुपये का पेट्रोल डलता है, 400 रुपये वहाँ पे ये पट्टी करने का ले रहे हैं। ये टांग पे लगी, बाजू पे है, ये कंधे पे है। और हॉस्पिटल में कोई वो नहीं आ रही। यहाँ मैं आया था, टेटनस का टीका भी बाजार से 70 रुपए का टीका भी लेके आया हूँ। यहाँ सिर्फ पार्टियां लगाई कर रहे, बस ठीक है जाओ। मैं कहा यार जख्म है, खून निकल रहा है, इसका कुछ करो। कह रहा कुछ आ ही नहीं रहा, हम दे कहाँ से। यानी अपने एम्प्लॉइज के लिए भी शेख ज़ायद में कोई दवाई अवेलेबल नहीं है, कोई पट्टी अवेलेबल नहीं है, कोई आईवी लाइन अवेलेबल नहीं है। अपने एम्प्लॉइज को भी बाहर से दवाई लेनी पड़ती है। इतने बुरे हालात जिंदगी में शेख ज़ायद हॉस्पिटल के कभी नहीं हुए थे। ये वो हॉस्पिटल था जहां पर बहुत सारे ट्रीट होने आते थे और अच्छे से ट्रीट होके जाते थे, और ये एक बहुत नामवर हॉस्पिटल था। लेकिन अब इतने बुरे हालात हो गए हैं कि यहाँ के एम्प्लॉइज तक रोना शुरू हो गए हैं। फर्दर हम दूसरे लोगों से बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुगरा है। सूर्य, आप यहाँ पे नर्स हैं या क्या है? मैं आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, आया है। कितने अरसे से आप शेख ज़ायद में काम कर रही हैं? ये तकरीबन 11 साल हो गए। अच्छा, 11 साल। कभी ऐसा मामला हुआ है जो आजकल ये मामला चल रहे हैं कि तनख्वाह नहीं आ रही? कभी भी नहीं हुआ ये मामला। और अब कितने अरसे से तनख्वाह नहीं है? 3 माह हो गए। 3 माह से आपकी तनख्वाह नहीं मिली, तो घर में गुजारा कैसे कर रही हैं फिर? इधर उधर से मांग तांग के गुजारा कर रहे हैं, लोगों से मांग के, हदार उठा के, इधर उधर से लेके फिर घर पे गुजारा हो रहा है। तो कब तक मांगेगी? जब तक ये तनख्वाहें नहीं देंगे। अब कर तो रहे हैं इनके लिए कि भी हमें तनख्वाहें दें, पूछ रहे हैं इनसे कि हमें तनख्वाहें दे, नहीं दे रहे। आप कैसे गुजारा करें आप लोग? बस सर ऐसे ही मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मांगता किलो किलो आटा लेके घर में काम जो है ना काम चला रहे हैं। घर में कितने लोग हैं? हमारे तो हैं 12 लोग। 12 लोग। हाँ जी। और कमाने वाले कितने? 3। 12 लोग और 3 कमाने वाले, तो कैसे गुजारा करें? आपकी तो तनख्वाह ही नहीं आ रही। बस सर मजदूरी और पार्ट टाइम कहीं मजदूरी करके तो निजाम चला रहे हैं। 12 साल हो गए हैं डेली वेज पे इधर, अभी तक पक्का भी नहीं किया। अच्छा। बस ऐसे ही निजाम, कभी उससे मांग लिए, कभी उससे मांग ली, कभी दिहाड़ी कर ली, इस तरह से निजाम चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? गुलाम अब्बास।
कितने अरसे से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? इधर 15-16 साल हो गए। 15-16 साल। कभी ऐसा हुआ है कि कभी तनख्वाह ना आई हो? नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं। ये पहली दफा हुआ है? कितने अरसे से तनख्वाह नहीं मिली? तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए हैं। 2-2.5 माह हो गए हैं। आपका नाम क्या है? सुभान शाहिद। तो कितने अरसे से आपको तनख्वाह नहीं मिली? 3 माह। 3 माह हो गए। तो आप लोग बताएं जरा, आप लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है? बहुत मुश्किल से। कैसे मैनेज कर रहे हैं? घर में कितने लोग हैं? वो 2 बच्चे हैं और बीवी और 2 बच्चे हैं, बीवी है। हाँ जी। आपके? मेरा नहीं, घर में कितने लोग हैं? 5। और कमाने वाले कितने? 3। तो तुम्हें तो तनख्वाह नहीं मिल रही, तो कैसे मैनेज कर रहे हो? ऐसे किसी से उधार लेके। उधार लेके? तो जो उधार ले रहे हैं लोग आपको? कभी दे देते हैं, कभी नहीं। अभी तो फिलहाल चल रहा है, थोड़े दिन बाद फिर बंद। कल से या परसों से बंद हो जाएगा, इधर ड्यूटी पे नहीं आएंगे। अच्छा, तो आप लोगों को क्या उम्मीद है कि तनख्वाह नहीं आती फिर क्या करोगे? बस अल्लाह पे उम्मीद है। अल्लाह पे उम्मीद है। अच्छा सिस्टर, मुझे बताएं आप कितने अरसे से इस हॉस्पिटल में काम कर रही हैं? मुझे तकरीबन 12 इयर्स हो गए हैं। अच्छा, 12 सालों में कभी ऐसा हुआ पहले जो अभी हालात चल रहे हैं कि तनख्वाह रुक गई हो? नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था, ये लास्ट ईयर से ऐसा हो रहा है कि हमारी सैलरीज जो है वो टाइम पे नहीं आ रही। ठीक है। तो अभी कितने अरसे से सैलरी नहीं आई? अभी लास्ट 3 मंथ्स ये चल रहा है, अक्टूबर से। अक्टूबर में ये तीसरा मंथ है। तीसरा महीना हो गया। तो 3 महीने से सैलरी नहीं आई, तो घर का सर्कल कैसे चल रहा है? बस मुश्किल से सरवाइव हो रहा है। पहले जो सेविंग्स थी बस वो सारी यूज हो चुकी हैं। अब आगे नेक्स्ट देखें क्या होता है। ठीक हो गया। यानी अभी तक आप पिछली सेविंग्स पे कर रहे थे। घर में कितने अफराद हैं? हमारे घर में 6 to 7 पर्सन है। और कमाने वाला? बस 2 है। 2 हैं कमाने वाले। यानी इस महंगाई के दौर में जब 2 लोग कमा रहे हों और उसमें से एक बंदे की तनख्वाह नहीं आ रही पिछले 3 माह से, तो आप खुद अंदाजा कर लें कि इतनी महंगाई के दौर में एक तनख्वाह पे कैसे गुजारा हो सकता है। बहुत शुक्रिया सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सज्जाद अहमद। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी पे के हवाले से। आप बेसिकली ऑडियंस को बताएं कि असल इशू क्या है, किस वजह से पे रुकी हुई है और उसका हल क्या है? एक्चुअली जो इशू है उसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो इशू ये है कि पिछले 3 महीने से पे नहीं आ रही, लेकिन ये पिछले 2 साल से शुरू हुआ है। उसकी बेसिक वजह, एक वजह तो ये है कि जो स्टाइपेंड आता था डॉक्टर्स का, पीजीआर्स का, एसएचओज का, एचओज का और नर्सेस का, जो स्टाफ थी जो इंटर्नशिप करती हैं, उनका वो सेपरेट फंड में आता था और वो कंबाइन नहीं था। अब इन्होंने उसको 2 साल पहले कंबाइन कर दिया है रेगुलर स्टाफ के साथ। अब उनका इशू ये है कि उनके हाउस रिक्विजिशन और हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस आते हैं। अब वो अलाउंस ठहरे, यानी एक अकाउंट था, पहले अलग अकाउंट थे दोनों के, पीजीआर्स और नर्सिस का अलग अकाउंट था, उनमें पे अलग आती थी, स्टाइपेंड अलग हाँ, आता था, और दूसरा अकाउंट अलग बना हुआ था, वो रेगुलर जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए होता था। और फिर बाद में ये कंबाइन कर दिया गया, यानी जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं और जो डॉक्टर्स और नर्सिस हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, उन सब की तनख्वाह एक अकाउंट में आती है। तो इससे नुकसान क्या हुआ? उससे नुकसान ये हुआ कि उनके अलाउंसेस हैं, जो कि पीजीआर्स के स्टाइपेंड होता है उसमें अलाउंसेस नहीं होते। तो हमारा ना तो वो कोई इशू होता है, स्टाइपेंड आना होता है, वो अलग अकाउंट में आ जाता है, तो इस वजह से किसी की पे डिले नहीं होती थी। 2 साल पहले जब ये कंबाइंड हुआ है तो अब उनके अलाउंसेस हैं जो फेडरल गवर्नमेंट बंद कर चुकी हुई है। उनको 2012 में और 2017 में अलाउंसेस लगे। उसके बाद जब अलाउंसेस थे, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस और उसके अलावा हाउस रिक्विजिशन अलाउंस, वो 1 साल बाद फेडरल गवर्नमेंट ने विदड्रॉ कर लिए थे, लेकिन ये पंजाब गवर्नमेंट में चले गए थे। पंजाब गवर्नमेंट ने जब गए ये तो अलाउंसेस विदड्रॉ करवाते रहे। जब ये वापस दोबारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से फेडरल गवर्नमेंट में वापस गए तो उस वक्त 1 साल बाद फेडरल गवर्नमेंट फ्रीज कर चुकी हुई थी उन अलाउंसेस को। अब इनसे उन्होंने रिकवरी करना शुरू की तो इन्होंने वो स्टे ले लिया। यानी शेख ज़ैद के जो रेगुलर एम्प्लॉइज थे उनका जो वो अलाउंस आता था फेडरल गवर्नमेंट से, वो उन्होंने 1 साल बाद ही फ्रीज कर दिया, यानी उन्होंने अलाउंस देना बंद कर दिया। एग्जैक्टली। लेकिन वो यहाँ से विदड्रॉ होता रहा है। तो उसकी वजह से अब जब उन्होंने रिकवरी डालना शुरू की, आपको पता है कि आप पंजाब गवर्नमेंट में या कहीं और भी काम कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पे चली जाती है, तो उसकी रिकवरी डालते हैं। अब जब उस रिकवरी के खिलाफ हमने स्टे ले लिया तो वो हमें फंड नहीं देते
फेडरल गवर्नमेंट वाले। अब ये क्या करते हैं, ये फंड्स को हमारी पेज और उन सारे जो इनके पास अखराजात हैं उनमें से पूरा करते हैं, उसकी वजह से ये डेफिसिट में जा चुके हुए हैं। अब वो डेफिसिट पूरा नहीं होता, अब जब 3 महीने बाद क्वार्टरली बजट आता है तो उसमें क्या होता है कि ये 2 महीने की हमारी पे दे देते हैं और 1 महीने के ये डेफिसिट में चले जाते हैं। उसकी वजह से फिर ये 3 महीने वेट करते हैं, फिर हमें 2 या 3 महीने बाद फिर 2 महीने की पे देके हमें फिर कह देते हैं कि आपको अब वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपके पे आएगी। यानी ये अलाउंसेस अभी भी दिए जा रहे हैं? अभी भी जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने दोबारा स्टे ले लिया हुआ है। बीच में स्टे टूटा था, अब दोबारा उन्होंने स्टे ले लिया हुआ है, जिसकी वजह से उनको अलाउंसेस देने पड़ेंगे। एक और चीज़ भी है, पहले शेख ज़ैद अपने अखराजात कुछ वैसे भी जनरेट कर लेता था जब सेहत सहूलत प्रोग्राम नहीं था। उसमें आपकी इमरजेंसी, प्राइवेट फ्लोर्स, उनसे आपको रेवेन्यू जनरेट हो जाता था। जब वो रेवेन्यू जनरेट हो जाता था उसमें से भी ये यूज़ कर सकते थे। लेकिन जब से सेहत सहूलत कार्ड आया है तो इनका वो वाला रेवेन्यू बंद हो गया है। अब वो रेवेन्यू बंद हुआ है तो ये सेहत सहूलत कार्ड में पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा पैसे सेहत सहूलत कार्ड में भी फंसे हुए हैं, वो रिकवरीज भी नहीं हो रही। उस वजह से भी इनका जो अपनी जनरेशन थी वो बंद हो चुकी हुई है, तो उस वजह से भी ये सारा इशू बीच में इन्वॉल्व हो जाता है कि अगर वो नहीं उधर से पूरा कर पाते तो फिर जो हमारा फंड आता है उसमें से वो यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो मेडिसिन क्यों नहीं आ रही, इसका क्या इशू है, ये आपने बात की है ऊपर? ये मेडिसिन के लिए हमने बात की थी, वो कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड फंड नहीं करती, जितना फंड हम देते हैं उससे हाफ फंड वो हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने जो पेमेंट्स करनी है वो करके हमारे पास ना लोकल परचेज के लिए और ना आपके बल्क परचेज के लिए कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, फंड्स ही अवेलेबल नहीं है और फेडरल गवर्नमेंट नहीं देती वो फंड्स। तो आपने देखा मुख्तलिफ लोगों के अहवाल भी आपने जाने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके घर वाले उनकी तनख्वाहों पे डिपेंडेंट हैं। इसी तरह बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके घर वाले उनकी तनख्वाह पे डिपेंडेंट हैं। मैं खुद पर्सनली ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूं जो अपने फैमिली के अकेले कमाने वाले हैं और वो बेचारे हैंड टू माउथ हैं और वो शर्म के मारे कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, वो ये नहीं बताना चाहते अपने रिश्तेदारों को कि उनके घर के हालात क्या हैं। आप यकीन माने कि मेरे सामने बहुत सारी ऐसी स्टाफें और ऐसे एम्प्लॉइज जो वार्ड बॉय हैं जो आए हैं जो रोए हैं, जिनको मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया कि हमारी सफेद पोशी का पर्दा वो आपने नहीं चाक करना, हमने अपने अल्लाह को ही बतानी है। आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने बुरे हालात, इतने बुरे हालात। और डॉक्टर वो तबका है जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो हमारे मुआशरे की करीम है, जिसको करीम कहा जाता है कि जी ये बहुत पढ़ा लिखा तबका है। और आप अगर बाहर कंट्री में चले जाएं, वहां पे हर शोबे की रिस्पेक्ट है, डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। वहां पर अगर आप यूके चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इतना महंगा इलाज है, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है आपको चेक करवाने के लिए। यहां पर डॉक्टर भी अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है, अमला अवेलेबल है, लेकिन क्या है, उन्हीं डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं दी जा रही, उसी अमले को तनख्वाह नहीं दी जा रही, दवाइयां अवेलेबल नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि किसका दिल करेगा कि वो पाकिस्तान को सर्व करे। मैं एक पोस्ट पढ़ा था, इफ यू लव पाकिस्तान लीव पाकिस्तान, यानी अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो पाकिस्तान को छोड़ दें, जितनी जल्दी हो सके छोड़ के बाहर चले जाएं। यहां तक हालात आ गए हैं। मैं खुद अपना बता रहा हूं कि मुझे कोई आज कोई पैसे देना कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं तो मैं 1 मिनट लगाऊंगा। लोगों के पास इस वक्त पैसे नहीं है, जैसे उनके पास पैसे आएंगे उनको मौका मिलेगा वो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, खास तौर पे पढ़ा लिखा तबका। इतने बुरे हालात क्रिएट कर दिए गए हैं हमारे मुल्क में, और हुक्मरान और बाकी जो मुल्क को चलाने वाले लोग हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गरीब के क्या हालात हैं, पढ़े लिखे तबके के क्या हालात हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या हालात हैं, मरीज को दवाई मिल रही है या नहीं मिल रही, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं हुक्मरानों से, फेडरल गवर्नमेंट से और जो करता धरता हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा अपने मुल्क के पढ़े लिखे लोगों का तो ख्याल कर लें। एटलीस्ट अगर आपने लोगों को एजुकेशन तो नहीं दी, लेकिन जो एजुकेशन ले चुके हैं बेचारे उनका तो ख्याल कर लें। बहुत शुक्रिया।